हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी टीआरई 3 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम भूगोल को पढ़ रहे थे। इसमें हम देख रहे थे कि ज्योग्राफी का जो भी हमारा टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में क्वेश्चन आया था, ये सब एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए थे। ठीक है, तो उसी को हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसका हमने 3 लेक्चर ले लिया है। ठीक है, आज ये हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें है संसाधन एवं विकास। ठीक है, इसमें हम देखेंगे, आज हम 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। संसाधन क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, तो हमारे 1 मिनट देखिए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, और जिसको बचाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, ये क्या कहलाता है? एक संसाधन होता है। ठीक है, जो हमारे लिए क्या है? कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, वो हमारे लिए क्या है? एक संसाधन है। ठीक है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतर प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में ये निहित होता है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं कि क्या होते हैं संसाधन। ठीक है, अब देखिए संसाधन यहाँ पे दिया गया है, इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया गया, अब देखिए यहाँ पे क्या है? मानव है। देखिए मानव बीच में है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है? एक में क्या है जो इन लोगों के बीच जो संबंध होता है? देखिए प्रौद्योगिकी है, संस्थाएं हैं और भौतिक पर्यावरण है। ठीक है, जिसको प्रकृति कहा जाता है। ठीक है, मानव का क्या होता है? इनके मध्य, तीनों के मध्य क्या होता है? अंतर संबंधित होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो संसाधनों का वर्गीकरण है, इतने प्रकार से किया जाता है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्ति के आधार पर, समाप्त मतलब कि कौन सा समाप्त हो सकता है, कौन सा समाप्त नहीं होगा, स्वामित्व के आधार पर, उसके बाद विकास के आधार पर। ठीक है, चलिए हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे देखिए फिगर के थ्रू समझाया गया है। देखिए ये होता है संसाधन। संसाधन 2 प्रकार के होता है, एक प्राकृतिक होता है, एक मानवीय होता है। ठीक है, जो प्राकृतिक होता है वो नवीकरण योग्य होता है और अनवीकरण योग्य। ठीक है, नवीकरण योग्य मतलब क्या होता है? जो सतत चलता रहता है, अथवा जैसे क्या होता है? पवन। ठीक है, जल, ये सब क्या है? नवीकरणीय है। ठीक है, उसका जैव, अगर देखिए इसमें हम देखते हैं जैसे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। ठीक है, उसके बाद अनवीकरणीय योग्य जैसे पुनः चक्री जैसे धातु। ठीक है, और अचक्री जैसे जीवाश्म या ईंधन। ठीक है, ये क्या है? अनवीकरणीय योग्य है। ठीक है, उसके बाद हम मानवीय देखते हैं, तो संरचनाएं एवं संस्थाएं, जो मतलब मान लीजिए जो किसी की संस्था है, वो उसका खुद का संसाधन, तो ये मानवीय संसाधन में आ जाएगा। मात्रा एवं गुणवत्ता। ठीक है, ये सब क्या है? मानवीय संसाधन है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं जैसे संसाधन है, तो ये तो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन तो हमको इसको बनाए रखना भी हमारे लिए क्या है? ये जरूरी है। ठीक है, जैसे देख ले यहाँ पे दिया गया है, संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं जैसे मानव क्या है? आजकल अंधाधुंध इसका क्या रहा है? उपयोग कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम इसका कैसे बचाव करें। इसके लिए देखिए रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। तो देखिए ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कब हुआ है? तो कब हुआ था? ये 1992 में। इसके बारे में थोड़ा आप देख लीजिए कि क्या होता है ये। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुआ था। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? यहाँ पे क्या हुआ था? रियो डी जेनेरियो जो सम्मेलन हुआ था, इसमें एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया था। ठीक है, अब एजेंडा 21 क्या होता है, हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको समझ लेते हैं, एजेंडा 21 क्या है। ओके, देखिए यह एक क्या है? एक घोषणा है, जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, जिसको क्या कहा जाता है? यूएनसीईडी के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? इसका उद्देश्य था भूमंडलीय सतत क्या है? पोषणी विकास हासिल करना था। ठीक है, तो ये क्या था? एजेंडा 21 कब अपनाया गया था? 1992 में। यह क्या था? एक घोषणा था, जहाँ जो कहाँ पे हुआ था? जो रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, उसी के समय ये स्वीकृत किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए, मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्र, जो भारत में जो ये जो 1 मिनट देखिए, जो ये क्षेत्र है, तो कम 43% क्या है? मैदान है। पर्वत कितने परसेंट है? ये 30% क्या है? पर्वत है। और क्या है? पठार कितना है? 27% क्या है? पठार है। ठीक है, याद हो गया।
हमारे देश का हिस्सा, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि कितने भाग में क्या है। तो मैदान 43% भाग में है, पर्वत 30% भाग में है, पठार 27% भाग में है, ठीक है। भू उपयोग हम देख लेते हैं। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है, ठीक है। इसमें तो देखते हैं, जैसे वन के रूप में, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि के रूप में, जैसे देखिए जो कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है, जैसे बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि जो होता है, या फिर गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि, जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि में, ठीक है। तीसरा हमारा है प्रति भूमि के लिए अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, ठीक है। इसमें क्या आता है, जैसे अस्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि, विविध वृक्षों, फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है, उसको छोड़ के, ठीक है। उसके बाद और क्या है, इसको देखते हैं हम आगे। तो कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो, ठीक है। तो इसके अंतर्गत समझ लीजिए 3 प्रकार का है। वन, देखिए भू उपयोग में भू संसाधनों का उपयोग किया जाता है, एक वन के रूप में या कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। तीसरा है प्रतिभूमि। उसके बाद चौथा है प्रतिभूमि के अंतर्गत जहां वर्तमान प्रति है, जहां 1 वर्ष से किसी कृषि ना हुआ हो, वो प्रतिभूमि के अंदर। फिर भी वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि जो हाँ 1 से 5 वर्ष के वर्ष खेती ना की गई हो, ठीक है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र किसको कहा जाता है, इसको देख लीजिए। वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं, वह शुद्ध बोया गया या फिर निवल बोया गया क्या कहलाता है, खेत कहलाता है, या फिर क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। में हम देख लीजिए, ये हमारे एनसीईआरटी बुक में ये फिगर दिया गया है। तो वन कितना है, 18% कितना, यहाँ पे देख लीजिए 18% वन दिया गया है। बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि 12% है। गैर कृषि परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र कितना है, ये 4.95 है। अस्थायी चारागाह कितना है, इसको देख लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे 4.71 है। विविध वृक्षों, फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र अगर हम देखें तो ये ब्लू वाला 1.5% है। उसके बाद देखिए कृषि योग्य बंजर भूमि, यहाँ पे देख ले कृषि योग्य बंजर भूमि कहाँ पे है, 4% है, ठीक है। शुद्ध या निवल बोया गया क्षेत्र कितना है, 45% है, ठीक है। तो याद रखिएगा, शुद्ध व निवल बोया गया क्षेत्र कितना है, 45%, ठीक है। ये 2017 का डाटा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा पीआरटी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। दिया गया हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र क्या होना चाहिए, उस पर वन होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आया, 33% भाग पे क्या होना चाहिए, वन। जितना भी हमारा क्षेत्रफल है उसके कितना 33% भाग पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हम देख लेते हैं मृदा संसाधन क्या होता है, मृदा संसाधन के बारे में, ठीक है। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है, ठीक है। मृदा एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो ये देखिए, ये भी आ सकता है एग्जाम में कि कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा लगने में कितने वर्ष लग जाते हैं, तो लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक शैल अथवा संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और मुख्य कारक हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, इसके मुख्य कारक होते हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। यहाँ पे याद रखिएगा, मृदा किससे बनती है, जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से ये बनती है, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो मृदाओं का वर्गीकरण दिया गया है। मृदा कितने प्रकार के होते हैं, तो मृदा के निम्नलिखित प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं उसके भौतिक गुणों के आधार पर, ठीक है। तो देखते हैं, पहला हमारा क्या दिया गया है, जलोढ़ मृदा। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है, ठीक है। वास्तव में संपूर्ण जो उत्तरी मैदान है वहाँ पे क्या है, जलोढ़ मृदा। अब देखिए, हम काली मृदा यहाँ पे देख लेते हैं, 1 मिनट। ये जो हमारी काली मृदा का रंग क्या होता है, काला होता है। इसको क्या कहा जाता है, रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। या फिर इसको काली कपास मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा, मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में ये पाया जाता है, ठीक है, पश्चिमी भागों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारे बुक में ये फिगर भी दिया गया है। अब देख लीजिए, पहले हम यहाँ से समझ लेते हैं। तो देखिए, जो ग्रीन वाला है ये क्या है, पर्वतीय वाला है, ठीक है। तो देखिए, ये जो ग्रीन वाला है ये पर्वतीय मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये जो हल्का पीले रंग का है, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। लाल और पीली मिट्टी, ये देखिए, ये वाले रीजन में क्या पाया जाता है, लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी जो पाई जाती है ये इधर जो हमारा महाराष्ट्र और सौराष्ट्र, गुजरात वाला क्षेत्र, वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। शुष्क मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये जो हमारा राजस्थान है यहाँ पे क्या पाया जाता है, शुष्क मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, हमारे बुक में ये काली मृदा का यहाँ पे
पिक्चर दिया हुआ है, फोटो देख लीजिए, काली मृदा का है और ये क्या है, लेटेराइट मृदा है। ठीक है, अब देखिए दक्षिण पूर्व दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों घाटियों तक ये काली मृदा क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृतिका से बना होता है। याद रखिएगा, जो काली मृदा होती है ये बहुत महीन होती है तथा मृतिका से बनी होती है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। ठीक है, इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसी पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती हैं। ठीक है, याद रखिए कि इसमें क्या, काली मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने से ये युक्त होती हैं। ठीक है, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। अब याद रखे रहिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्या पूछ सकता है एग्जाम में कि काली मृदा में किसकी मात्रा कम होती है। ठीक है, तो फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, इतना हमको याद हो गया। आगे हम चलते हैं, देखते हैं ये मृदाएं जो होती हैं इनके बारे में देखिए और दिया गया। इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रित हो जाता है। ठीक है, गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए इसकी जुताई जो होती है मानसून प्रारंभ होने के पहले ही बौछार से शुरू कर दी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए लाल और पीली मिट्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिण हिस्सों में पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या है, रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुआ है। लाल और पीली मिट्टी कहाँ, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिण छोर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। ठीक है, तो लाल और पीली मृदा के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, लौह धातु के प्रसार के कारण इसका रंग क्या होता है, पीला होता है। ठीक है, पीला और लाल होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर से बना है जिसका अर्थ होता है ईंट। ठीक है, लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, आगे हम इसके बारे में देखते हैं। तो मरुस्थलीय मिट्टी जो है इसका मृदाओं का रंग क्या होता है, लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर क्या होती हैं, रेतीली और लवड़ी होती हैं। ठीक है, इनके बारे में कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। ठीक है, इतना इसके बारे में पता चल गया। और ये जो मिट्टी होती हैं ये शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन दर इसमें अधिक होता है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। ठीक है, मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाया जाता है। ठीक है, इतना हो गया। आगे देखते हैं, हमको पढ़ना है मरुस्थलीय मृदा। अब देखिए मरुस्थलीय मृदा हो गया, उसके बाद वन मृदा। ये मृदाएं आमतौर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लिए। मृदा अपरदन और संरक्षण, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मृदा अपरदन कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए मृदा अपर के जिन्हें काय कहा जाता है, मृदा अपरदन के बारे में यहाँ पे देख लीजिए। ये जो चंबल बेसिन होता है वहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, मृदा अपरदन होता है। तो याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बना है कि सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन का होता है जो चंबल बेसिन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन होता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे अवनलिका अपरदन इसी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में, हमारा क्वेश्चन चैप्टर खत्म हो गया, इससे हमारा खत्म हो गया। इसका शॉर्ट नोट है, आप लोग इसको देख लीजिए। हमने पढ़ा संसाधन के बारे में भी हमने बताया है कि संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार के उत्पत्ति के आधार पर, समापत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर, ये सब हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, जिन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है तथा जिनमें जीवन व्याप्त होता है जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। अजैव संसाधन क्या कहलाते हैं, इसके बारे में पढ़ लीजिए। निर्जीव वस्तुओं से बने सारे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टान और धातुएं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं समाप्तियां के आधार पर, मतलब कौन समाप्त होने के आधार पर हम देखते हैं तो नवीकरणीय संसाधन। अब इसके बारे में देख लेते हैं, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, जिसको हम भौतिक या रासायनिक प्रकृति द्वारा फिर से हम क्या करें, उसको नवीकृत करें, फिर से उत्पन्न कर सके, वे नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन या वन्य जीव। ठीक है, अब अनवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं। इन संसाधनों के बनने में लाखों वर्ष लग जाता है, जैसे तेल, कोयला इत्यादि। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन देखते हैं। तो इसमें हमारा क्या है, जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथे में होता है, जैसे भूखंड, घरों व अन्य जायदाद जो होते हैं वो स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके मालिक क्या होते हैं, निजी होते हैं। ठीक है, उसके बाद सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, इसको हमने बताया था, जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, जैसे सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और
खेल के मैदान, ये पूरे समुदाय के लिए उपलब्ध होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन, देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तकनीक तौर से ये संसाधन राष्ट्र के होते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी के बाद, ठीक है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। मान लीजिए ये भारत है, भारत के बाद ये पूरा ये जो समुद्र वाला एरिया है, यहाँ से 200 नॉटिकल मील के बाद क्या होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं विकास के आधार पर, विकास के आधार पर हम देखे थे, तो विकास के आधार पे कौन कौन सा है इसको देख लेते हैं। संभावी संसाधन, वैसे संसाधन जो किसी भी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण, भारत के पश्चिमी भाग, राजस्थान या गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। ठीक है, विकसित संसाधन, वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। ठीक है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। भंडार, संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में इनका उपयोग नहीं हो सका है। ठीक है, उसके बाद संचित कोष अगर हम देखते हैं, वैसे संसाधन जो भंडार का एक ही हिस्सा है जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीक द्वारा किया जा सकता है परंतु जिनका उपयोग अभी तक शुरू नहीं किया, जैसे बांधों में जल, वन संचित कोष है। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। आगे हम देखते हैं, एक मिनट के दिया गया भारत में भू संसाधन क्या है, तो लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। ठीक है, तो ये याद रखी रहिएगा, 43% भाग पर क्या है, भू मैदान क्षेत्र है। 30% भू क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत है। 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए यह पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, और लगभग 27% भाग क्या है, पठारी क्षेत्र है। तो एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। 43% भाग पर क्या है, भू क्षेत्र मैदान है। 30% भाग पे पर्वत है। 27% भाग पर क्या है, ये पठारी क्षेत्र है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं कि हमारा है भारत में भू उपयोग प्रारूप कैसा है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व भौतिक कारक हैं जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल है। ठीक है, भारत में जो भू उपयोग का प्रारूप है। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। ठीक है, क्योंकि जो पूर्वोत्तर प्रांत हैं, असम को छोड़कर अन्य प्रांतों की सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इतना याद रखी रहिएगा। भू निम्नीकरण और संरक्षण उपयोग हुए। ठीक है, भू निम्नीकरण को रोकने के उपाय क्या है, ये क्या करें, वनोरोपण करें, चारों गाय का उचित प्रबंधन करें, पशुचारण नियंत्रण करें, रेतीली टीलों को कांटेदार झाड़ियों द्वारा स्थिरीकरण करें, जो बंजर भूमि है उसका हम उचित प्रबंधन करें, खनन पे क्या करें, नियंत्रण रखें। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मृदा संसाधन क्या होता है। मृदा संसाधन अभी हम पढ़ाए हैं। मृदा अथवा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। ठीक है, अब देख लिए। उसके बाद हम मृदा के बारे में पढ़ते हैं। मृदा के प्रकार अभी हम पढ़ा दिए। जलोढ़ मृदा, संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ मृदा से बना है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा के बने हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने पूरा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फिर हम देखते हैं यहाँ पे काली मृदा। इन मृदाओं का रंग काला होता है, इनको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ दिया गया। लाल और पीली मृदा के बारे में। फिर देखिए लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इतना तो याद रखी रहेगा। लेटेराइट मृदा कहाँ उत्पन्न होता है, जहाँ उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा हो। ठीक है, ये मृदा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या है हमारा। इन मृदा पर अधिकतम मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। ठीक है, इन मृदा में ह्यूमस की मात्रा में कमी पाई जाती है, याद रखे रहेगा। मरुस्थली मृदा, ये मृदाएं मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। ये मृदा को क्या होता है, सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ठीक है, नमक की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण झीलों से क्या होता है, यहाँ से नमक भी बनाया जाता है। ठीक है, वन मृदा देखते हैं। तो ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इनके बारे में हम बताएं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ये नदी क्या है, मृदाएं दोमट और सिल्टर होती हैं। ठीक है,
अब देखते हैं हम सारांश इस पूरे चैप्टर का। भारत में संसाधन के नियोजन 300 पान है, इसको हम पढ़ते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 93% भाग के ही भूमि उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं, याद रखी रहिएगा। असम को छोड़कर अन्य प्रांतों की सूचित बारों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है, जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ पे, ठीक है। जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण नहीं हुआ है, ठीक है। भारत में 54% भाग पर खेती की जाती है। अब देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार में कम शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, ठीक है। पंजाब और हरियाणा में शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे अधिक है, ठीक है। ये याद रखे रहिएगा। शुद्ध बोया गया क्षेत्र होता है एक वर्ष में बोया गया कुल क्षेत्र जो होता है उसी को क्या कहा जाता है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1992 में आया था, याद रखे रहिएगा, ठीक है। बंजर भूमि, पहाड़ी चट्टानें और सूखी मरुस्थलीय भूमि होती है, ठीक है। अब चलिए हम आगे देखते हैं। चैप्टर खत्म होता है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ गया वन एवं वन्य जीव संसाधन, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा संसाधन के बारे में, जिसमें हमने मिट्टी, भू संसाधन, उसके बाद मृदा संसाधन पढ़ा। अब वन एवं वन्य जीव संसाधन को हमको देखना है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं तो जो हमारा इम्पोर्टेंट है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है, ठीक है। भारत में जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियाँ की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखी रहिएगा, जैव विविधता का लगभग 8% भाग कहाँ पे पाया जाता है, उपजातियों का, ये भारत में पाया जाता है, ठीक है। ये अभी खोजे जाने वाली उपजातियों में 2 या 3 गुना है, ठीक है। अभी आगे हम देखते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे दिया है, भारत में वन्य और वन्य जीव संरक्षण के लिए क्या क्या किया गया है। ये देखिए यहाँ पे शांत घाटी के मुकली नर्सरी में आदिवासी युवतियाँ बांस के पौधे लगाते हुए, ठीक है। उसके बाद हम सूखी पत्तियों के कट करते हुए बालिकाएं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है, अब भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972 में लागू किया गया था। यहाँ से देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972 में आया था, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। फिर यहाँ पे देख लीजिए, बाघ परियोजना कब आया था, 1973 में। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बाघ परियोजना कब आया था, टाइगर परियोजना तो 1973 में आया था, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर जिसे को कहा जाता है, 1973 में, ठीक है। उसके बाद देख लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडा और हिरन यहाँ पे, ठीक है। अभी हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे निम्न वर्गों में बांटा। आरक्षित वन किसे कहा जाता है, इससे भी हमारा जो TRE 1 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था क्वेश्चन, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। आरक्षित वन किसको कहा जाता है, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान समझा जाता है, ठीक है। रक्षित वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है, ठीक है। उसके बाद अवर्गीकृत हम देखते हैं तो क्या है, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे आरक्षित और आरक्षित वन ऐसे अस्थायी वन होते हैं, वन क्षेत्र जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात क्या है, आरक्षित वनों का है, ठीक है। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है, ठीक है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में, यहाँ से हम रुकिए आप लोग, इससे अच्छा हम पूरा इसका ये पढ़ा दे रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए भारत में वनों का वितरण बड़ा समान है। इसमें कई राज्यों में इसका वितरण घना और कई में विरल है, ठीक है, असमान है, ठीक है। ये समान नहीं, असमान है, ठीक है। हरियाणा में कुल क्षेत्र में केवल 3.8% भूभाग पर ही क्या है, वन है, ठीक है। वहीं अंडमान और निकोबार जैसे ऐसे प्रदेश है जिनका लगभग 86.9% क्या है, भूभाग वनों से ही घिरा हुआ है, ठीक है। जबकि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और निकोबार द्वीप समूह में 60% से अधिक भूभाग पर क्या है, पर है, ठीक है। परंतु हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, दिल्ली आदि राज्यों में 10% से भी क्या कम भूभाग पर वन है, ठीक है। तो हमको देख लिया अधिकतर वनों में, देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए, वन रहना चाहिए। ये हमारा जो TRE 1 वाला एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि कितने भूभाग पर रहना चाहिए, तो राष्ट्रीय वन नीति जो हमारा आया था उसमें दिया गया 33% भाग पर वन होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान ऐसे लक्षित क्षेत्रों को कहते हैं जहाँ वन्य प्राणियों से क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पति और प्राकृतिक सुंदरता को एक साथ संरक्षित रखा जाता है, ठीक है।
उसके बाद जैव विविधता देख लेते हैं। भारतीय जीवों का संरक्षण के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक मिनट, अब देखिए ये याद रखने योग्य बातें इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट था ये चीज़ें हैं, इसको याद रख लीजिए। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। जो वन है वो पारिस्थितिकी तंत्र में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में विश्व की सारी जैव विविधताओं का 8% है, ठीक है। लगभग 18 लाख पाया जाता है। तो याद रखिए रहेगा, भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों का, जो जैव उपजातियाँ उसका लगभग में 8% पाया जाता है, ठीक है। भारत में 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों का लुप्त होने का खतरा है, ठीक है। याद रखिए रहेगा, एग्जाम में पूछ सकता है। भारत में 1991 से 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया था, ठीक है। 1952 में नदी घाटी परियोजना के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा था, ठीक है। ये भी याद रखिए, और अभी भी किया ही जा रहा है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलामाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है, ठीक है। हिमालय एक प्रकार का औषधि पौधा है जो कैंसर के उपचार के लिए उपयोगी किया जाता है। तो ये क्या है, हिमालयन यव, याद रखे रहिएगा। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1973 में आया था। चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट था हमारा इन दोनों चैप्टर का कंप्लीट हो गया। बाकी का 4-5 चैप्टर हमारा और बाकी है, वो भी हो जाएगा कंप्लीट। आप लोग तब तक इसको पढ़ लीजिए, ओके।